गुड न्यूज टुडे। फरवरी में ही क्यों गर्मी का मार्च, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अचानक से हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। देश के कई राज्य ऐसे जहां पर सर्दी पूरी तरह से गायब हो गई है। अमूमन कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि होली तक कम से कम सर्दी रहती है। क्या है गर्मी का समंदर कनेक्शन? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। डॉक्टर गुफरान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन हमारे साथ है एक बार परिचय करा देती हूँ। परेश गोस्वामी जी वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ सुभाष शर्मा जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा होने वाला है। ठीक है, चलिए हमारे साथ डॉक्टर गुफरान जी जुड़ गए हैं। आज थोड़ा सा लेट जुड़े हैं डॉक्टर गुफरान। चर्चा हम इसी को लेकर कर रहे हैं कि क्या सर्दी गायब हो गई है? क्या हम ये माने कि भाई अब पूरे गर्म कपड़े पैक कर दिए जाएं, और होली से पहले जो कि गुलाबी सर्दी का एहसास हम लोग किया करते थे वो कम से कम अब नहीं हो रहा है? एक तो ये सवाल है इसके पीछे का कारण, और दूसरा जो WMO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। जो वेदर एक्सपर्ट है हमें समझा भी रहे थे कि किस तरीके से समुद्री तापमान बढ़ेगा और उसका असर अगर हम इंडियन ओशन की साइड पर देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा बारिश, साइक्लोन हो सकते हैं। क्या कनेक्शन है इन दोनों का? सर समझाते जाइए। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि अभी क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के चलते सबसे बड़ी चीज है कि अभी हम एक एल नीनो और ला नीना, आपने सुना होगा, एनसो कंडीशंस जो होती हैं, मानसून से डिले रहती हैं। अभी तक हम ला नीना में थे, लेकिन अभी जो प्रेडिक्शन है, अनुमान ये हो गया है कि अभी हम ट्रांजिशन स्टेट में हैं, और अभी जो एल नीनो जो आने वाला है वो 2026 के लिए बताया गया है, ये सुपर एल नीनो होगा। सुपर एल नीनो का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा वार्मिंग और इतनी ज्यादा एक्सट्रीम्स रहेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं एक्सट्रीम पे जाएंगी। चाहे वो सर्दी एक्सट्रीम हो, चाहे गर्मी एक्सट्रीम हो, अर्ली अराइवल होगा। और सिर्फ एक चीज है जो कि हमको एक्सेस में चाहिए, लेकिन वो कम हो जाएगी, यानी कि मानसून डिफिसिट मानसून से रिलेटेड रहता है। तो अब जो सिचुएशन चली है फरवरी से और अप्रैल मई तक, ये एक ट्रांजिशन है जो कि ला नीना से एल नीनो का, सुपर एल नीनो का आगमन है। और इस असमंजस की स्थिति जो चली गई है, ना तो ला नीना है ना एल नीनो है। हमारी सर्दी अभी से एल नीनो, सुपर एल नीनो ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और जो एक्सट्रीम कंडीशन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बहुत जल्दी से उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये वाली जो सिचुएशन है काफी खतरनाक सी लगती है। अगर ये हमारी कंडीशन अगर मानसून से कॉन्साइड कर गई, जो कि पूरी उम्मीद है, 96% उसकी उम्मीद है, तो इस बार मानसून के अंदर भी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो ये जो सिचुएशन आई है, ये एक बहुत अनइजी और अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ सिचुएशन है। एक तो ये होता है कि जब ला नीना से एल नीनो आता है तो बीच में ट्रांजिशन पीरियड काफी बड़ा रहता है और क्लियर कट मालूम पड़ता है। लेकिन ये अभी ट्रांजिशन पीरियड हम इसको बोल रहे हैं, लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं है, बल्कि हम एल नीनो के अंदर चले गए। और वो एल नीनो जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्सट्रीम हार्श समर जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। तो अभी ये फरवरी में ये गर्मी शुरू ही नहीं हुई है, बल्कि आने वाला जो समय है, जो वाकई में गर्मी जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत पीक और हार्श होने वाली है। हम जिसका जिक्र करते थे सर हर साल, चर्चा हम उस पर भी करेंगे आने वाले समय में। आप ही सब लोग हमारे साथ पैनल में रहते हैं। एक आंकड़ा रहता है, 50 डिग्री पारा जा चुका है। पिछले साल हमने देखा था भारत में कई ऐसे इलाके थे जहां पर 50 को छू लिया था। इस बार वो इलाके और ज्यादा बढ़ सकते हैं। गर्मी तो चलिए एक्सटेंड हो ही गई है, अभी से हम मान के चलें कि गर्मी आ गई है, लेकिन पारा और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, अभी जो समय आने वाला है, अभी जो सर्दियां, जो मतलब गर्मी की ऋतु होगी, और जिसमें हम पीक गर्मी जिसे बोलते हैं, जैसे स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया के अंदर ये मंथ हो जाता है आपका मई के आसपास। मई के अंदर +2 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की पूरी संभावना है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज। कैसे रखे सेहत का ख्याल? गर्मियां तो बहुत लंबी होने वाली है, और ये जो टाइम है ना डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे, किसी का कोल्ड ठीक नहीं हो रहा, किसी को कफ बहुत ज्यादा है, कोई एलर्जिक है। फिलोसफिकल बातें हैं कि जहाँ गर्मी को हम कभी कभी ये भी कहते हैं ना, कयामत की गर्मी हो रही है, वो कयामत ही है ये जो आ रही है। ये हमारे कर्मों का फल भी है, जो हमने पेड़ काटे हैं, जो हमने रात को जागना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये सोचिए
कि अगर 140 करोड़ आबादी रात को जल्दी सो जाए और रात की बिजली का खर्चा बता दे तो कार्बन एमिशन कितना कम होगा। आप बिल्कुल न्याय संगत बात कर रहा हूँ। सर इसमें ना मुझे इसमें सही बताऊं तो मेरे को कोविड टाइम याद आ रहा है। अगर आपको याद हो मौसम कितना अच्छा हो गया था, आसपास की आबो हवा, दिल्ली का एक्यूआई कितना सुधर गया था। तो गाड़ी जो है सड़कों पे, अभी मैंने बोला ना, खूब गाड़ी लाओ, खूब बच्चे पैदा करो, गर्मी अपने आप हो जाएगी। मौसम विज्ञान का जरूरत ही नहीं है। बेचारे ये सब हम परेशान क्यों हो रहे हैं? हम हरकतें जो ऐसी कर रहे हैं, हमारे बच्चे रात्रिचर्या को दिनचर्या बना दी। रात को 5 बजे हमारे साहबजादे आते हैं, कहले पापा नींद नहीं आ रही। बताइए कोई बात है? ये बच्चों को नींद कहाँ चली गई, नींद नहीं आ रही, अब सो रहे पड़े हुए, तो ये हर घर की कहानी है। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कहने में, हर घर की कहानी है कि ये। लेकिन सवाल ये है कि इसका हल क्या? प्राचीन सभ्यता को नहीं छोड़ना है, एआई को अपनाओ। प्राचीन सभ्यता और प्राचीन मैनरिज्म को और सब अपनी ट्रेडिशंस को न छोड़ते हुए अपनाओ। ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। मेरे जनरेशन के लोग नहीं मिलेंगे 10 साल बाद आपको ये कहने वाले, जो ये कहेंगे कि एआई को भी साथ लो, परंपरा को भी साथ लो। वो एक एक ग्रुप मिलेगा, या तो एआई वाला मिलेगा या परंपरा वाले, तो खैर कितने रह जाएंगे पता ही नहीं। डॉक्टर गुफरान, अब आपके पास आती हूँ। सुभाष जी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम अब इसके बाद क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि देखिए सर, इस वक्त आज की तारीख में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो पिछले 2 दशक से लगातार बातें हो रही थी, लेकिन आज फाइनली हमने वो दिन देख लिया है जब जिसको हम सीधे तौर पर कहें कि फरवरी में गर्मी आ जाना, होली से पहले गर्मी आ जाना, क्लाइमेट चेंज जिसको कह रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल मौसम जिसको कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। क्या आज हमें स्टेप उठाने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या इंडिविजुअल हमारे और आपकी तरफ से हो? देखिए, ये इंडिया का सबसे बड़ी चीजें जो अभी आ रही हैं, इंडिया बहुत क्रॉस कॉर्नर पे खड़ा हुआ है। एक तरफ हमारी डेवलपिंग कंट्री में हमको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना है और दूसरी तरफ हमको पर्यावरण का ख्याल भी रखना है। उसके कारण में हमारी ये ऑलरेडी प्रेडिक्शन था कि आने वाले समय के अंदर हमारी जो कूलिंग डिमांड है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल वृद्धि होगी, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज ने तो सैचुरेशन आ गया उनका। अब एक तरफ तो यह है कि आपकी उसकी वजह से आपका कूलिंग डिमांड बढ़ेगी तो आपका कोयला ज्यादा जलेगा, इमिशन ज्यादा होगा और ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा। आप एक तरफ से ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो है एसी यूज कर रहे हैं, तो उतना ही तरह से एक तरफ से आप आग में तेल डाल रहे हैं, एक तरफ से आप ठंडाई ले रहे हैं। कारण उसका यही है कि हमको बहुत जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा। हमारे जितने भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको आप या तो हाइड्रोजन या फिर न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट में बहुत तेजी के साथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पुराने जितने भी प्लांट हैं उनको रिटायर करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा एमिशंस करते हैं, दैट इज वन। दूसरी चीज जो बताई गई है कि ईवी के अंदर गवर्नमेंट ने पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, लेकिन 2 चीजें बहुत अहम है इसके अंदर बताने की कि ईवी के अंदर अभी भी जो सबसे ज्यादा एडवांसमेंट आया वो कारों में आया है। हमारे यहाँ पर कार बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो हम अभी भी एक कमोडिटी है जिसमें कि इमिशंस की मात्रा बहुत कम निकलती है रिलेटिवली, आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन जो हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल है, लाइट ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल है, उनकी ओवरऑल परसेंटेज 2.8% ऑफ द टोटल व्हीकल है, लेकिन उनका जो इमिशंस होता है वो 25% होता है। लेकिन हम अभी भी जो है हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल उनके ईवी ट्रांजिशन की उतनी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं जितनी कि ज्यादा हम कारों की कर रहे हैं। कारों के अंदर बिजनेस है, कारों के अंदर सबसे ज्यादा कमाई है, तो हमको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो हमारा दुश्मन है उसको सबसे पहले हमको पकड़ना है, ईवी ट्रांजिशन उस पॉलिसी में लाना है। तो ईवी ट्रांजिशन बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटी नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको हमको नॉन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लाइक न्यूक्लियर या हाइड्रोजन पावर प्लांट्स में, ताकि हमारी उस हिसाब से हो, और एट द सेम टाइम हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको भी हमको हमारे कॉप के हिसाब से, आईपीसीसी के हिसाब से हमको कम करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि हम उल जलूल तौर से कोई भी कूलिंग एजेंट यूज करें। तो हमारे पास में बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि एनवायरनमेंट को किस तरकीब से ध्यान रखे जाए और एट द सेम टाइम लोकल किस तरकीब से। तो इन दोनों के अंदर एक्ट लोकली एंड बेनिफिट ग्लोबली।
बिल्कुल, और इसको कई बार हमारे प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा भी चुके हैं, कैसे प्रायोरिटी है भारत की, और उसका जिक्र हुआ है। हम अपना कागा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, इस वाले मुहावरे पे अमल करना है। ठीक है, यानी वापस अपने रूट्स की तरफ आना है। डॉक्टर साहब, यस, वक्त की कमी है, आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।